नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश। को वक्त है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए और माथा टेका। इस दौरान उनके साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद सुबह बाबा केदार के दर्शन पूजन के लिए वो बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। तो देवभूमि को उन्होंने प्रणाम किया, नमन किया और कहा कि बाबा ने बुलाया है, दर्शन के लिए आया हूं। तो 2 दिन का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये उत्तराखंड का। उसमें काफी कुछ खास रहने वाला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वो केदारनाथ धाम पहुंचे और सीएम योगी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन भी किए। तो केदारनाथ धाम में निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा भी लिया। इसके अलावा जिम्मेदार लोगों से पुनर्निर्माण की जानकारी ली कि किस तरीके से किया जा रहा है। और सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम की तारीफ की और मुख्यमंत्री ने सायकालीन पूजा अर्चना में वो शामिल हुए। कल बद्रीनाथ धाम के लिए वो रवाना होंगे, यानी वहां जाएंगे। तो बद्रीनाथ धाम में वहां पे भी वो पूजा करते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया और कहा कि इस धरती पर मेरा, यानी उन्होंने कहा कि इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है। सीएम ने कहा कि हम अपना दृष्टिकोण अच्छा बना लें तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सीमैप के सहयोग से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन इस बात के लिए करता हूं कि न केवल यह आस्था को सम्मान करने का, अभी तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय मनीषा ये बात को कहती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है और जब कोई अयोग्य नहीं है तो कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता। ये दृष्टि होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम अपना दृष्टिकोण रचनात्मक बना लें तो सर्वत्र हमें अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा और अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा तो हर जगह हमें कमी ही कमी दिखाई देगी। इसलिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए जब हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़े तो उसके भी उसी प्रकार से अच्छे और सकारात्मक आते हैं। अब तक क्या होता था, मंदिरों में लोग पुष्प चढ़ाते थे, मालाएं लेके जाते थे। 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे के बाद उन मालाओं को फिर से फेंक दिया जाता था, नदियों में प्रवाह कर दिया जाता था, कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता था। और इसका परिणाम क्या होता था,
आस्था भी आहत होती थी और कचड़ा भी खड़ा होता था। अब सीमैप और महावीर गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और वह कार्यक्रम है कि जितने भी ऐसे पुष्प आएंगे जो मंदिरों में चढ़े होंगे, किसी तीर्थ स्थल में चढ़े होंगे, किसी ने अपने घर में पूजा के लिए उपयोग में लाए होंगे, शादी ब्याह वाले कार्यक्रमों में उसका उपयोग होगा, या खेत में पुष्प की हमने खेती की और सूख रहे होंगे, हमें लगता है कि नहीं अब इसकी आवश्यकता मार्केट में नहीं, हम उसको एक कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा, अब उससे धूप अगरबत्ती भी और उसके माध्यम से हम लोग इत्र बनाने का कार्य भी कर सकते हैं। यानी एक तो हर एक चीज जो वेस्ट में जा रही थी उसका उपयोग भी होगा, दूसरा आस्था का सम्मान भी होगा, तीसरा इस पर ढेर सारी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है। मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा है, बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेल पल्लव चलाते हैं, एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेल पल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। हम तुलसी लगाते हैं, तुलसी औषधीय गुणों से युक्त होती है, लेकिन तुलसी एक समय के बाद फिर वो सूखती है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तुलसी के गुणों से युक्त जो अगरबत्ती धूप होगी स्वाभाविक रूप से वह स्वयं भी औषधीय युक्त होगी। यानी थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज सीमैप के साथ मिलकर के महावीर गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने प्रोत्साहित किया है, प्रोफेसर यूपी सिंह जी ने, पूर्व ड्रग कंट्रोलर भारत सरकार डॉक्टर जीएन सिंह जी ने, महाप्रताप पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी ने, इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को इन दोनों संस्थाओं के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का जो प्रयास प्रारंभ किया है, मुझे विश्वास है ये प्रयास सार्थक से होगा और अनेक महिलाएं इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के न केवल स्वयं के परिवार के सम्मान और स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे, फिर तो समाज को भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए आस्था का सम्मान भी करेंगे। मैं एक बार फिर इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई हैं, जिन्हें लेकर मायावती ने यूपी के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। मायावती ने मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मुनकाद अली को यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। मायावती ने मुनकाद अली की जगह भीम राजभर को यूपी की कमान सौंपी है, जिसकी जानकारी खुद मायावती ने ट्वीट करके दी और भीम राजभर को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बीएसपी के इस फैसले को मायावती की राजभर वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की सियासी रणनीति के तौर पे देखा जा रहा है। बता दें कि पूर्वी यूपी में राजभर वोट बैंक की अच्छी खासी तादाद है। तो अब 2022 की तैयारियों में हर दल जुटा हुआ है और इसी को लेके मायावती ने यह बड़ा बदलाव किया है। और बुलंदशहर के अगोता थाना इलाके के शाहनगर में खाना बनाते वक्त घरेलू सिलेंडर फट गया और यह एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग इसकी चपेट में भी आए।
धमाके में बच्चे और महिला समेत 10 लोग घायल हुए। तो खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि कई लोगों की गंभीर हालत देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो डीएम रविंद्र कुमार ने सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश यहां पे दिए। इस हादसे में कई लोग इसकी चपेट में आए थे, जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में नवीन सब्जी मंडी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सऊदी से वापस लौटे 2 लोगों को लेकर देवरिया जा रहे थे, तभी ये भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं पे जल्दबाजी, कहीं पे नियमों की अनदेखी, कहीं पे नशे में वाहन चलाना और कहीं पे लापरवाही, ये वो वजह है जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। जरूरत है गंभीर रहने की, सावधान रहने की, वरना एक छोटी सी लापरवाही बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो जाती है। तो कोरोना काल में जहां एक तरफ बाजारों की रौनक खत्म हो गई, वहीं दूसरी तरफ त्योहारों को भी सीमित कर दिया गया। लोग त्योहार तो मना रहे हैं, लेकिन त्योहार मनाने में सभी तरह के जो नियम है कोरोना के, उनका पालन भी किया जा रहा है, जिसको लेकर बुलंदशहर के खुर्जा में गोवर्धन पर्व पे गोवर्धन मंदिर में 11 फीट बड़ी गोवर्धन की आकृति बनाकर पूजा की गई। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोवर्धन त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और प्रदेश के लोगों में गोवर्धन पर्वत को लेकर विशेष आस्था है। इसी के चलते गोवर्धन त्योहार पर गोवर्धन महाराज के भक्त लोग जगह जगह बड़े बड़े भंडारों का भी आयोजन करते हैं। ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन की आज्ञा का पालन करते हुए, इसलिए मंदिर के ही अंदर 11 फुट का गोवर्धन महाराज की भव्य प्रतिमा बनाई गई और सभी से आज्ञा दी गई, भैया अपने घर में रह करके सभी अपना स्वस्थ रहें, घर पर रहें। तो जैसे पहले कितने फुट का बनता था और कितने वर्षों से मनाया जाता है? ये करीब 50 वर्ष पुराना कार्यक्रम चलता आ रहा है और करीब 70-71 फुट करीब लंबा यह गोवर्धन बाबा का भव्य रूप बनाया जाता था। कोरोना 19 के तहत प्रशासन की गाइडलाइन के तहत उनका आदेश मानते हुए ये हमने छोटा रूप बनाया है मंदिर के अंदर, लगभग 11 फुट का बनाया है भव्य रूप। तो ये कितने दिन से आप गोवर्धन मंदिर? ये लगभग 50 साल से भी ज़्यादा हो गए अच्छा इस कार्यक्रम को होते हुए, लेकिन इस बार ना तो बाबा की परिक्रमा निकलेगी ना ही भंडारा होगा, क्योंकि प्रशासन से अनुमति नहीं है। तो ललितपुर में दीपावली के दूसरे दिन लोगों ने मोनिया नृत्य किया, जहां भक्तों ने पीठ पर मोर का पंख लगाकर यहां पे नृत्य किया। और बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड अपने आप में बहुत से लोक नृत्य और लोक संगीतों को संजोए हुए है। इन्हीं में से एक है मोनिया नृत्य। ये नृत्य बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में दीपावली के दूसरे दिन मौन परमा को पुरुषों के जरिए किया जाता है। इसे मौनी परमा भी कहा जाता है। यहां की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है ये, और इसे सहरा और दीपावली नृत्य भी कहते हैं। और मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में स्थित आरव नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल में बिना सर्जन महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिसके चलते बच्चे की मौत हुई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार को ही समझाती पुलिस नजर आई। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में कई फर्जी अस्पताल और पैथोलॉजी चल रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन आंख बंद करे बैठा है। ये लोगों की जान के साथ, लोगों की सेहत के साथ आए दिन खिलवाड़ करते हैं, लेकिन ऐसे फर्जी अस्पताल, नर्सिंग होम, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी लड़की को थोड़ी तकलीफ थी, तो जब वे हमारे समाज यहाँ को लेके आ गए तो उन्होंने हमें पता करा, हम भी आ गए। कौन सी जगह आई? हम बोले भाई डॉक्टर साहब कौन है, तो बोले डॉक्टर साहब आ रहे हैं संभल से, फाटक पे आ गए। फिर बोले वहाँ आ गए, फिर बोले वहाँ आ गए, तो इन्होंने भीतर से फिर किवाड़ बंद कर लिया। हमारी बीवी भीतर पहुंच गई, अंदर जहाँ इन्होंने ऑपरेशन करा, वह हम बाहर खड़े रहे। तो हम दरवाजे में 5-7 लोग खड़े रहे, हमारा ड्राइवर, हम, हमारे दामाद, समधी उमदी सब जने बाहर खड़े रहे दरवाजे पे। हमने किधर से देखेंगे डॉक्टर किधर से आगा, तो के भीतर से इन्होंने जो ऑपरेशन कर दिया। किसने करा था ऑपरेशन? क्या नाम है इसका, बाहर फोटो ले सके आदिल। और अमरोहा में भूमाफियाओं में कानून का जरा भी डर नहीं, जिस वजह से आए दिन यहाँ पे नियमों की अनदेखी हो रही है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हसनपुर इलाके में 25 बीघा जमीन पर हरे भरे फलदार 90 पेड़ों को भूमाफियाओं ने रातों रात काट कर जमींदोज कर दिया। लेकिन भूमाफियाओं के जरिए किए जा रहे पेड़ों के अवैध कटान के पीछे की वजह की बात की जाए तो भूमाफिया यहां अवैध कॉलोनी बसाने का सपना संजोए बैठे हैं। बावजूद इसके प्रशासन चैन की नींद सोया है। प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अनुमति ली जाए ना ली जाए, यहां हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इन तस्वीरों को देख के भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है और कैसे कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। और लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के भोंदरी में शराब पीने से मना करने पर जमकर बवाल हो गया और दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले, जहां दोनों पक्षों की तरफ से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। तो शराब पीने से मना किया तो इस बात पर ही हंगामा होने लगा, 2 पक्ष आमने सामने आ गए। तो दोनों पक्षों में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, अब जांच की जा रही है। तो शराब पीने से मना करने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। तो दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और शामली के गांव जमालपुर में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष के 2 भाइयों ने घर पर खाना खा रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे बचाने के लिए आए युवक के मामा पर भी दोनों हमलावरों ने हमला कर दिया। परिजनों ने दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे शख्स की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो यहां कैसे जरा सी बात इतनी बड़ी बन गई, इसे समझा जा सकता है कि तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था, गाने चल रहे थे और इसी से एक खिन्नस खा के 2 लोग वहां पहुंचे घर में और मामा भांजे पे जानलेवा हमला कर दिया। इसमें भांजे की मौत हो गई, जबकि जो युवक का मामा था वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के स्तर पे है और एनजीटी इसको लेके सख्त भी है रोकने के लिए, जिसके चलते प्रदेश सरकारों ने पराली जलाए जाने की सैटेलाइट से निगरानी शुरू कर दी है।
सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों में पराली जलाए जाने की घटना रामपुर में 132 चिन्हित की गई हैं, जिनको कार्रवाई के लिए अब जिला प्रशासन के पास भेजा गया है। जांच में पाया गया कि 60% मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है और अकेले पराली जलाने की घटनाएं नहीं बल्कि कूड़ा जलाने की घटनाएं भी सैटेलाइट की तस्वीरों में कैद हुई हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए रामपुर के डीएम ने 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। और मथुरा के शेरगढ़ रजवा के पास तेज गति कार नहर में जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बेकाबू कार नदी में जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।